नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, सीएम आरोग्य मेला 19 सितंबर से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। सीएम ने मेले के साथ ही सर्वेक्षण के भी आदेश दिए। चिकित्सा विभाग की टीम अब घर घर जाकर जांच करेगी। टीम में मरीजों को घरों पर ही इलाज मुहैया कराया जाएगा और इसी बीच चिकित्सा विभाग की टीम पूरी तरीके से अब तैयारियों में जुट चुकी है और 19 सितंबर को यह अभियान शुरू किया जाएगा, जहां घरों पर जाकर लोगों को इलाज मुहैया कराया जाएगा। सीएम आरोग्य मेला 19 सितंबर से होने जा रहा शुरू। टीमों की तैयारियां इस वक्त जारी और सीएम ने मेले के साथ ही सर्वेक्षण के भी आदेश जारी कर दिए हैं। बताते हैं, इसके जरिए चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर मरीजों की जांच कर सकेंगी और इसी के साथ ही इलाज भी जरूरतमंदों को मुहैया कराया जाएगा। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 19 सितंबर से सीएम आरोग्य मेला की शुरुआत होने जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपको बताते चले, जहां डेंगू और वायरल का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल का प्रकोप जारी। जिले में डेंगू के प्रकोप से 172 से अधिक लोगों की हुई मौत। अब तक 400 से अधिक मरीज और 100 सैया अस्पताल में भर्ती। लखनऊ, बरेली, मेरठ से करीब 6 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई और आज फिरोजाबाद पहुंचेगी अनुभवी डॉक्टरों की टीम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में लोग आ रहे हैं, ऐसे में इस बीच अब प्रशासन भी काफी मुस्तैदी से काम कर रहा है और इसी बीच अब फिरोजाबाद डॉक्टर्स की टीम भेजी जाएगी। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप लगातार जारी। मरने वालों की संख्या में इजाफा। जिले में डेंगू के प्रकोप से अब तक 172 से अधिक लोगों की हुई मौत। 400 लोगों में संक्रमण पाया गया। 400 से अधिक मरीज अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और आज आपको बता दें, फिरोजाबाद पहुंचेगी अनुभवी डॉक्टरों की टीम। लखनऊ, बरेली और मेरठ से 6 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है और फिरोजाबाद पहुंचेगी डॉक्टर्स की ये टीम और इसके बाद सर्वेक्षण किया जाएगा। और इसी बीच बताते चलें कि डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप लगातार जारी। इजाफा देखने को मिल रहा है मरीजों की संख्या में और मरने वालों का आंकड़ा फिरोजाबाद में 172 के पार। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी मौके पर बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने 20 दिन के राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना भी इस दिन बनाई है और आज से ही इस अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा और 7 अक्टूबर को यह अभियान खत्म हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस अभियान को सेवा और समर्पण अभियान नाम दिया गया है। दरअसल 20 दिन के इस अभियान के पीछे वजह यह है कि आज से 20 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को 20 साल पहले पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इसी को देखते हुए बीजेपी ने इस अभियान को 7 अक्टूबर तक चलाने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी ने इसके लिए 4 सदस्यीय समिति भी बनाई है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम को आयोजित करेगी। बता दें कि समिति का नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं और इसी बीच रक्तदान शिविर, मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों को इस अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। साथ ही पार्टी के सभी कार्यालयों से लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। पूरे देश की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, असम, बेंगलुरु, कर्नाटका, पटना में भव्य जश्न मनाने की तैयारी भी की है। और राजस्थान की गहलोत सरकार ने जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही उसे सम्मानित भी किया जाएगा और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग ने प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।
प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा ने कहा है कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि बजट घोषणा के मुताबिक जीवन रक्षक योजना चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चलाई जाएगी। योजना का पूरा खर्च बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही भी बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के या सरकारी या फिर किसी भी निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले शख्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना को सफल बनाने के लिए सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को 5 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति अगर अपनी पहचान बताने और योजना का लाभ लेने के लिए तैयार है तो उसे नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे कुछ सामान्य जानकारी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत मेडिकल अधिकारी को सौंपनी होगी। ऐसे व्यक्ति को इच्छा के अनुसार अस्पताल छोड़ने की भी अनुमति होगी। साथ ही अगर व्यक्ति घायल गंभीर श्रेणी का है तो मदद करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही उसे प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने घायल की मदद की है तो सभी में सामान्य रूप से पुरस्कार की राशि को बांट दिया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर ये तय करेगा कि घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का है भी या नहीं। अब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 2 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोविन ऐप पर बाकायदा काउंटर भी चलाया जाएगा। ये डिजिटल काउंटर हर पल अपडेट देगा और इसी के साथ ही इसे हर पल अपडेट भी किया जाएगा। इस डिजिटल काउंटर के जरिए आप जान सकेंगे कि देश में हर सेकेंड कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दोपहर करीब 1 बजे तक 1 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है और देर शाम 2 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि अभी तक देश में 77 करोड़ 15,38,837 डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें पहली डोज करीब 58 करोड़ 29 लाख और 86,000 लोगों को लगाई गई। ऐसे में दूसरी डोज 18 करोड़ 85 लाख 52,000 लगाई जा चुकी हैं। अब तक 2 बार ऐसा हुआ है कि जब भारत में एक ही दिन में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास डोज लगाई गई हैं। 2 करोड़ वैक्सीन के लक्ष्य को छूना दुनिया के लिए चौंका देने वाला लक्ष्य होगा। भारत ने वैक्सीन के मामले में दुनिया के 18 देशों को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और जापान समेत 18 देश रोजाना सिर्फ 8.17 मिलियन डोज लगा रहे हैं, जबकि भारत अकेले इन सब पर भारी है और रोजाना 8.54 मिलियन वैक्सीन की डोज रोजाना लगाई जा रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए सोने पर सुहागा जैसे कहा जा सकता है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल ही नई मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा किया है। पटेल ने गृह समेत कई विभाग अपने ही पास रखे हैं और कोई उप मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया। उन्होंने कन्नूभाई देसाई को वित्त और ऊर्जा और पेट्रोलियम्स विभाग की जिम्मेदारी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री पटेल ने गृह विभाग के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग, उद्योग, खान और खनिज, शहरी विकास, शहरी आवास और नर्मदा जैसे बंदरगाह विभाग का प्रभार भी अपने ही पास रखा है। विजय रूपाणी सरकार ने उनके दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहे राजेंद्र त्रिवेदी को राजस्व, कानून और अन्य न्याय तथा संसदीय कार्य विभाग कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में आवंटित किया जाएगा। ऐसे में जीतूभाई वघानी को कैबिनेट मंत्री के रूप में शिक्षा विभाग दिया गया है, जबकि ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मेडिकल शिक्षा विभाग और जल संसाधन और जलापूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्णेश मोदी सड़क और भवन, परिवहन, नागर विमानन, पर्यटन, तीर्थ यात्रा विभाग संभालेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही राघवजी पटेल कृषि और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे और कैबिनेट स्तर के एक अन्य मंत्री कीर्ति सिंह राणा को वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी विभाग दिया गया है। नरेश पटेल जनजातीय विकास और खाद्य और आपूर्ति विभाग संभालेंगे। प्रदीप परमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जबकि अर्जुन सिंह चौहान को ग्रामीण विकास और ग्रामीण आवास मंत्री बनाया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिपरिषद में 24 नए सदस्यों को शामिल किया गया और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुवार को 10 कैबिनेट मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी शामिल हैं। और बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया है कि वो आगामी 2021 टी20 विश्व कप के बाद टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में विराट कोहली ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। उन्होंने कहा कि वर्कलोड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कोहली ने यह भी कहा कि मैंने टी20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का फैसला अपने करीबी लोग, मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से सलाह लेने के बाद लिया है। अपनी कप्तानी के समय में मैंने टीम को काफी कुछ दिया है। वर्कलोड को देखते हुए मैंने 2021 टी20 विश्व कप के बाद टी20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं टीम के लिए बतौर बल्लेबाज सहयोग देता रहूंगा। बता दें कि विराट कोहली ने टेस्ट और वनडे में फोकस करने के लिए टी20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का ये फैसला लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो वनडे और टेस्ट में भारत की कप्तानी करते रहेंगे। उन्होंने टी20 फॉर्मेट में रोहित को कप्तान बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने रोहित की लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ भी की है। और अफगानिस्तान एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसे देखकर रूह सहज जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब अफगानिस्तान के लोग आर्थिक संकट की मार झेलने को मजबूर हैं और देश की सत्ता दहशतगर्दों के हाथ में पहुंच गई है। आइए आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान के ताजा हालात इस रिपोर्ट के जरिए। ये दर बदर भटकते लोग कुछ समय पहले तक आजादी की हवा में सांस ले रहे थे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और परेशानियों के बीच अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे मौजूद थे। इस बात से बेखबर कि आने वाला वक्त इन्हें बेघर करने वाला था और इन्हें दर बदर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देश के जिन आला कमानों के भरोसे ये लोग जीवन व्यापन कर रहे थे, इन्हें क्या पता था कि वही लोग तालिबान के लड़ाकों के आगे घुटने टेक देंगे। और फिर दुनिया ने देखा तालिबान के खौफ का वो मंजर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये तमाम लोग जो भाग रहे हैं वो शायद ही ये जानते हैं कि ये कहां जाएंगे, पर हाँ, ये देखकर इतना साफ पता चलता है कि तालिबान की हुकूमत तले जिंदगी इन्हें मंजूर नहीं। पर अब भी कुछ लोग अफगानिस्तान में तालिबान का सामना कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, अफगानिस्तान भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि कैदी जेल चला रहे हैं और घर चलाने के लिए लोग अपने घर के जरूरी सामान बेचने को मजबूर हैं। महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता खजीदा अहमद बताती हैं कि मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूं जिन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए अपना फर्नीचर और अन्य सामान बेच दिया है। काबुल के चमन हौजरी मजार शरीफ के बाजारों में ऐसे नजारे आम हो चले हैं। ये बाजार रेफ्रिजरेटर, कुशन, पंखे, तकिए, कंबल, चांदी के बर्तन, पर्दे, बिस्तर, गद्दे, कुकवेयर और अलमारियों से भरे हैं। खजीदा ये भी कहती हैं कि लोग दो आशंकाओं से डरे हुए हैं। पहली ये कि तालिबान उन्हें मार डालेगा और दूसरी कि भूख उन्हें मार डालेगी। देश में कीमतों में बढ़ोतरी की निगरानी के लिए अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी है कि 97% से अधिक अफगान आबादी 2022 के मध्य तक गरीबी रेखा से नीचे पहुंच सकती है। उधर तालिबान को उम्मीद है कि दूसरे देशों से आर्थिक सहायता में कमी आई तो चीन और रूस इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन अभी तक दोनों ही देश इस मुद्दे पर शांत हैं। और इसी बीच अब सैन्य परिवारों को घर छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके विरोध में सड़क पर लोग उतर आए। दरअसल तालिबान ने कांधार के जारा फरका में बसे हुए 3000 सैन्य परिवारों को घर छोड़ने का फरमान दिया, जिसके विरोध में हजारों लोगों ने मार्च भी निकाला। इनका कहना है कि वो मरते दम तक अपना घर नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ये 10,000 से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। इनमें कई विधवाएं या सैनिकों की पत्नियां शामिल हैं, जो 20 सालों में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए या घायल हुए हैं।
यहाँ हर 3 में से एक व्यक्ति भुखमरी का सामना कर रहा है। कई शहरों में राशन वितरण केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, पर इन सब के बीच यूएन का अनुमान है कि 3 में से एक अफगान भुखमरी का सामना कर रहा है। अभी 50% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है और ये देश विदेशी मदद पर निर्भर था, पर पश्चिमी देशों के ज्यादातर एनजीओ अब बंद हो चुके हैं। मज़ार शरीफ शहर में रहने वाले किसान मीर वाली बताते हैं कि बीते 2 सालों से हम सूखे का सामना कर रहे हैं। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में आर्थिक संकट तेजी से गहराता जा रहा है। यहाँ कैश की भारी कमी देखी गई और लोगों के पास देश छोड़कर जाने या फिर खाने का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं है, जिसके कारण अब वो अपने घर में रखे सामान को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। काबुल के एक बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अब आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं काफी कम दाम पर वो लोग अपने घर का सामान बेच रहे हैं। बाजार में बेचे जाने वाले सामान में प्लेट, ग्लास, रसोई का दूसरा सामान, 1990 के दशक के टेलीविजन सेट, पुरानी सिलाई मशीन, कारपेट, सेकेंड हैंड सोफे और पलंग जैसी चीजें शामिल हैं। लोगों का कहना है कि तालिबान के आने के बाद अब देश में नौकरियां नहीं बची। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोग हर हफ्ते बैंक से केवल $200 ही निकाल सकते हैं, लेकिन इतने पैसे निकालने के लिए भी बैंक के बाहर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिससे साफ पता चलता है कि देश में कैश की भारी कमी हो गई है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार तो बना ली, पर ये नई सरकार भूखे लोगों का पेट भरने के लिए क्या करेगी? क्या तालिबान के आला कमान अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को सुधार पाएंगे? खौफ का ये साम्राज्य आखिर कब तक टिक पाएगा? स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हो गया है। अलीगढ़ को इस विश्वविद्यालय की सौगात दी जाएगी और इसकी घोषणा सूबे के प्रधानमंत्री ने 2019 में ही कर दी थी। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन, जिनके नाम पर सूबे की राजनीति गरमा चुकी है। आइए समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया। एक तरफ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। सपा के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह डाला कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सांप्रदायिकता की राजनीति करते थे और सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार ढोंग कर रही। खैर, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तो सितंबर 2019 में ही अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन और उनका जाट समाज के लिए आखिर योगदान क्या रहा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक शख्सियत के कई रंग थे। वे अपने इलाके के काफी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने अपने जीवन में निभाई। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। यहाँ पर आपको बता दें कि निर्वासित सरकार का मतलब है अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेसी नहीं रहे। हालांकि इस दौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं तक उनकी धमक जरूर थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ में महात्मा गांधी से उनके पत्राचार से होता है। आपको बताते चले, सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौट सके, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आजादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आजाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी।
हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। 1946 में जब भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों के जमाने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका ही नहीं मिला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी खोले जाने के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा भी हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन लीज पर दी थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके योगदान का कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पहलू पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता उमर पीरजादा कहते हैं कि देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह हमारी यूनिवर्सिटी के ही छात्र रहे। ऐसे में हम सब के लिए उनके नाम पर एक शैक्षणिक केंद्र का खोलना गर्व की बात है। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिता राजा घनश्याम सिंह पर सैयद अहमद खान के दोस्त थे और उनके परिवार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ चलने वाले स्कूल और कॉलेज के निर्माण में वित्तीय मदद की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के एएमयू के निर्माण में उनके योगदान का जिक्र करने पर उमर पीरजादा ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1929 में 3.8 एकड़ की जमीन लीज पर दी थी। यह जमीन मुख्य कैंपस से अलग शहर की ओर है, जहाँ आज आधे हिस्से में सिटी स्कूल चल रहा है और आधा हिस्सा अभी खाली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस लगभग 467 एकड़ से ज्यादा हिस्से में है और इसके लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा दूसरे लोगों ने भी जमीन दी थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को यूनिवर्सिटी कैंपस में किस तरीके से सजोया गया है, इस बारे में जानकारी देते हुए उमर पीरजादा ने कहा, हम लोगों की सेंट्रल लाइब्रेरी मौलाना आजाद लाइब्रेरी में उनकी बड़ी तस्वीर है। उन पर कई किताबें हैं। हम लोगों ने खास तौर पर उन्हें सजो कर रखा। समय समय पर उनके सम्मान में सेमिनार और संगोष्ठियां भी होती रहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई हस्तियां मसलन सर सैयद हॉल, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, सरोजनी नायडू हॉल, ध्यानचंद हॉस्टल, इंदिरा गांधी हॉस्टल जैसे नामों की सूची में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम शामिल भले न हो, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस उन्हें भूल गया हो, यह भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि 1977 में एएमओ कॉलेज अलीगढ़ के शताब्दी समारोह के आयोजन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कभी हिंदू मुसलमान के पचड़े में पड़े ही नहीं। उन्हें आर्य पेशवा त्याग मूर्ति के तौर पर भी जाना गया। इस पूरे मामले पर आदित्य चौधरी कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सर्वधर्म समभाव के लिए जाने जाते रहे। वे कहते भी थे कि एक ही धर्म होना चाहिए, प्रेम धर्म। और तो और वे लोगों को अपना नाम पीर पीटर प्रेम प्रताप तक बताया करते थे। ऐसे में उन्हें हिंदू या केवल जाट तक केंद्रित करना उचित न होगा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत करके राजा महेंद्र प्रताप सिंह का परिचय आज की पीढ़ी से करा दिया। केंद्रीय मंत्री आपको बताते चले संजीव बाल्यान ने कहा है कि देखिए, हम लोगों की पीढ़ी को तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मालूम था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। अब तक उन तक जानकारी पहुंचेगी तो उन्हें भी सम्मान का बोध होगा कि हमारे समुदाय का व्यक्ति कितना बड़ा आदमी था। मौजूदा समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाट किसान 3 नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे, उसे देखते हुए इसे जाट समुदाय को मनाने की कोशिश के तौर पर भी विशेषज्ञ देख रहे। हालांकि संजीव बाल्यान इन दोनों पहलुओं को अलग अलग बताते हैं। कहते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी निर्माण की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तब की थी जब किसान आंदोलन शुरू भी न हुआ था, यानी कि 2019 में। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण इत्यादि में समय लगता है, इसलिए अभी शिलान्यास हो रहा है। आपको बताते चले, जानकार कहते हैं कि जाट को आप ऐसा इकलौता समुदाय मान सकते हैं जो अपना नेता चुनते वक्त बहुत दिमाग नहीं लगाता, इसलिए अपना समर्थन कब किसको देगा इसका आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्पेशल डेस्क। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।